हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स लक्स 100 प्लस 90 डेज रिवीजन सीरीज फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स को आगे बढ़ाएंगे। और आज हम पहुंच चुके हैं डे 81 में। ठीक है, 81वें दिन में हम लोग पहुंच चुके हैं और हिस्ट्री को हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3 में। ठीक है, तीसरा पार्ट हिस्ट्री का रहेगा और आज हम जो क्वेश्चंस कवर करेंगे वो रहेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री को अब हम एक पार्ट में और कंटिन्यू करेंगे इन द पार्ट 4, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा जो आप लोगों की डिमांड है वो थोड़ा सा ज़्यादा है सी सेट को लेकर। ठीक है, तो बाकी जो इसमें 8 दिन बचेंगे 83 से लेकर 90 डे तक, यानी कि 83 से लेकर 90वें दिन तक हम इसमें कवर करेंगे सी सेट को। ठीक है, 8 वीडियो सी सेट के हो जाएंगे, तो आई थिंक उससे भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प आने वाले एग्जाम में ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो जो लोग कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, वीडियोस को सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, डिस्कशन को फॉलो कर रहे हैं, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लोगों तक शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। और जो लोग इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, सो दैट की नोटिफिकेशंस वगैरह जो है, जो भी अपडेट्स हमारी तरफ से आते हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप लोगों से इस मिशन के बारे में बात करेंगे कि हमारा जो मिशन है टू मेक एजुकेशन अफोर्डेबल फॉर ऑल, उसमें आप लोग अपना सहयोग दे सकते हैं, बहुत बड़ा सहयोग दे सकते हैं और प्लीज़ दीजिए। ठीक है, जैसे कि अब आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी सारे नए कोर्सेज भी यहाँ पर जो है वो आप लोगों के लिए आ रहे हैं। ठीक है, कल आपको पता लगा था कि इंडियन इकोनॉमी का एक फुल कोर्स आ रहा है। आज दिन में आप लोगों ने के पास एक वीडियो आया जिसमें आपको पता लगा कि इंडियन पॉलिटी का कोर्स आ रहा है। बाकी ज्योग्राफी यहाँ पर चल रही है, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द 11th-12th की जो ज्योग्राफी है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अभी 1-2 कोर्सेज हम लोग आप लोगों के लिए और लाने का और प्लान कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को जो अपना सपोर्ट है, ठीक है, वो ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तभी ये सारी चीज़ें जो है वो पॉसिबल हो पाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट जो है वो ज़रूर करें। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस के डिस्कशंस की तरफ। देखते हैं आज के दिन का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, यह है आज के दिन का पहला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। ठीक है, मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन यह है कि इन इवेंट्स को कंसिडर करना है। पहला इवेंट दिया गया है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, जो पहली गोलमेज सभा हुई थी वो। दूसरा दिया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन। तीसरा है पूना पैक्ट और चौथा है कम्युनल अवार्ड। तो इन इवेंट्स को हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, यानी कि क्रमवार तरीके से लगाना है। जो इवेंट पहले हुआ है वो पहले आएगा और उसके बाद आगे को इसी क्रम में बढ़ना है। ठीक है, तो चलिए 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन, पूना पैक्ट और कम्युनल अवार्ड। ठीक है, जवाब बता सकते हैं आप लोग इसका। 15 सेकंड का टाइम है आपके पास। ध्यान रखिएगा कि शुरुआत पहले करनी है, पहले से आगे की तरफ को बढ़ना है। देखिए 20 का सही जवाब है 2143, यानी कि सबसे पहले हुआ है अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन, उसके बाद पहली गोलमेज सभा या फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके बाद हुआ है कम्युनल अवार्ड और उसके बाद है पूना पैक्ट। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इनके बारे में क्या क्या चीजें हैं ये। देखिए, साइमन कमीशन जो है वो अपॉइंट हुआ है नवंबर 1927 में, नवंबर 1927 में, बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था उसकी वर्किंग कि किस तरीके से उसने काम किया है, उसके बारे में रिपोर्ट सौंपने के लिए एक कमीशन बनाया गया था 1927 में। ठीक है, 1930 में ये जो कमीशन था ये अपनी रिपोर्ट जो है 2 वॉल्यूम रिपोर्ट उसको पेश करता है, दैट वाज नोन एज दी साइमन रिपोर्ट। ठीक है, लेकिन इस रिपोर्ट में कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी। तो इनके जो मतलब वो प्रॉब्लम्स थी, जो कमियां थी या जो खामियां थी, उनके बारे में डिस्कस करने के लिए जो उस समय वहां के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, कौन थे? रैमसे मैकडोनाल्ड। ठीक है, उन्होंने 1929 में क्या डिसाइड किया? टू होल्ड अ सीरीज ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज इन लंदन। ठीक है, और जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी वो होगी आपके 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक। ठीक है, और इस समय क्या था कि जो मोस्ट ऑफ द इंडियन कांग्रेस लीडर्स थे, ज्यादातर जो थे वो जेल में थे, तो इन्होंने, कांग्रेस ने जो है इसको पार्टिसिपेट इसमें नहीं किया। और दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और बता दूं कि 1930 में ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट और हुआ था, दैट वाज योर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसको बोला जाता है, इसमें क्या है कि जब इंडिया में डांडी मार्च हुआ था, यानी कि जब सॉल्ट लॉ को लेकर जब बात की गई थी, तो जब भारतीयों को सॉल्ट बनाने के लिए मना किया गया था, ठीक है, कि वो लोग सॉल्ट को नहीं बना सकते हैं, तो वहां पर बेसिकली उसके विरोध में ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आया था। ठीक है, और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में बेसिकली क्या था कि जो भी ब्रिटिशर्स सामान वगैरह था उसका विरोध कर रहे थे। ठीक है, मतलब उसका क्या था कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। तो ये सारी चर्चाएं चल रही थी। तो उसके बाद
कि मतलब ब्रिटिशर्स का विरोध किया जा रहा था, तो उसके बाद फिर ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी कि जाके एक ही मेज पे बैठ के, एक ही टेबल पे बैठकर ब्रिटिशर्स के साथ जो है वो नेगोशिएशंस किए जाए या कुछ बात की जाए, तो इसलिए ये चीज़ जो थी वो नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो बेसिकली इंडियंस में से इसको कांग्रेस ने अटेंड नहीं किया, कुछ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अदर इंडियन पार्टीज और कुछ प्रिंसेस ने इसको अटेंड किया, लेकिन जब कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी थी अगर उसी ने अटेंड नहीं किया तो फिर इसका कोई इतना ज्यादा महत्व अपने आप में नहीं रह जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसके जो आउटकम्स थे, द आउटकम्स ऑफ द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वर मिनिमल एंड इंडिया वाज टू डेवलप इनटू अ फेडरेशन, सेफगार्ड्स रिगार्डिंग डिफेंस एंड फाइनेंस वर एग्रीड एंड अदर डिपार्टमेंट्स वर टू बी ट्रांसफर्ड। ये थोड़ा बहुत बातें थी, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें फैसले जो थे वो नहीं लिए गए। फिलहाल क्वेश्चन के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि कब ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है। साइमन कमीशन आप देख सकते हैं कि 1927 में है, यानी कि ये पहले है, और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो 1930 और 1931 में है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगले बार में क्या होता है। द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल फाउंड अनदर एक्सप्रेशन इन द अनाउंसमेंट ऑफ कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड का आप समय याद रखिएगा, अगस्त 1932। ठीक है, इसमें क्या किया गया था, द अवार्ड अलॉटेड फॉर ईच माइनॉरिटी अ नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेचर्स टू बी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। ये इंपॉर्टेंट है कि सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट यहां पर लाया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब यह है कि मुस्लिम्स जो है, मुस्लिम्स को इलेक्ट करेंगे सिर्फ मुस्लिम्स, यानी कि मुस्लिम्स के लिए सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट दे सकते हैं, सिख्स के लिए सिर्फ सिख्स ही वोट दे सकते हैं। दिस इज वाज द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, और वो किन के लिए था, माइनॉरिटीज के लिए। तो इसके लिए बेसिकली थोड़ा सा इशू था, और ये जो अवार्ड था, मतलब ये चीज तो पहले से चल रही थी जनरली। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट वगैरह जो है वो पहले से चल रहा था। किस एक्ट के, विच एक्ट, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, स्टार्टेड फ्रॉम विच एक्ट, यानी कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट है ये किस एक्ट से स्टार्ट हुआ था, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, क्योंकि ये पहले से चल रहा था। अब इस एक्ट में जो अवार्ड था, कम्युनल अवार्ड, इसमें क्या किया गया कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस है, यानी कि जो आज के शेड्यूल्ड कास्ट है, उनको बेसिकली इसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी उनको मान के उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात जो थी वो इसमें कही गई थी। ठीक है, यानी कि उनको क्या है कि जो बाकी हिंदूज हैं उनसे क्या कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। तो ये जो चीज थी ये बेसिकली आप कहेंगे कि गांधी जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं थी ये बात कि डिप्रेस्ड क्लासेस को जो है वो अलग किया जाए इसमें से। ठीक है, तो ये चीज गांधी जी को पसंद नहीं थी। इसी के बाद गांधी जी ने क्या किया, देखिए, गांधी जी डिमांडेड दैट द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास शुड बी इलेक्टेड बाय द जनरल इलेक्टोरेट, कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो इनके लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, एट द सेम टाइम ही डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू द डिमांड फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ द रिजर्व्ड सीट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, कि डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए अगर रिजर्व्ड सीट्स की नंबर को बढ़ाना है तो उसके डिमांड का बेसिकली गांधी जी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। लेकिन वो ये चाहते थे कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट ना हो, बल्कि एक जनरल इलेक्टोरेट है जो वही रहे। ठीक है, तो इसी बात को लेकर उन्होंने 20 सितंबर 1932 को एक फास्ट अनटू डेथ, यानी कि आमरण अनशन किया, टू एनफोर्स हिज डिमांड। ठीक है, और बाद में इस एग्रीमेंट को लेकर जो बातें उनकी मान ली गई और एक पैक्ट साइन हुआ, दैट वाज द पूना पैक्ट। ठीक है, 1932 में है पूना पैक्ट, और ये सितंबर के बाद हुआ है। ठीक है, कम्युनल अवार्ड आप देख सकते हैं कि अगस्त 1932 में हुआ है, पूना पैक्ट जो है वो सितंबर के बाद हुआ है। और पूना पैक्ट बेसिकली एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें डिप्रेस्ड क्लास के जो रिप्रेजेंटेटिव थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर उनके बीच में, और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि गांधी जी की तरफ से, मतलब हिंदूज की तरफ से जो इसको साइन किया गया था वो गांधी जी की तरफ से, लेकिन गांधी जी ने इसको साइन नहीं किया था। ये आपको ध्यान रखना है। किसने साइन किया था ये आप मुझे नीचे बताएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि डिप्रेस्ड क्लासेस और हिंदूज के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, दैट वाज नोन एज पूना पैक्ट। ठीक है, जिसमें क्या था कि डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट था उसको नहीं माना गया है, दैट वाज अबेंडेंट, वो नहीं होगा। ठीक है, साइन किसके बीच में हुआ है ये आप बताएंगे। मैं बता रहा हूं कि डिप्रेस्ड क्लासेस की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर, हिंदूज की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कौन थे वो आपको बताना है। बस ध्यान ये रहे कि गांधी जी ने ये साइन नहीं किया था। ठीक है ठीक है, चलिए। लेकिन जो डिमांड थी सीटों को बढ़ाने के बारे में, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में सीटों को बढ़ाया गया, फ्रॉम 71 से बढ़ा दी गई 147, और सेंट्रल लेजिस्लेचर में इसको 18% ऑफ द टोटल जो है वो बढ़ा दी गई। ठीक है, तो इवेंट क्रोनोलॉजी आप समझ गए। साइमन कमीशन पहले, उसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद आपका आता है कम्युनल अवार्ड, और उसके बाद पूना पैक्ट। ठीक है, और पूना पैक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे पूछी है वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किसके बीच में ये साइन हुआ था, मतलब हिंदूज की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कौन थे जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिन का, विद रेफरेंस टू द फेमस सूरत सेशन इन 1907, जो कांग्रेस का सेशन था 1907 का सूरत में, ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, इट वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय रास बिहारी घोष। जो रास बिहारी घोष थे वो इसके प्रेसिडेंट थे।
दूसरा है इट पास द रिजोल्यूशंस ऑन स्वदेशी बॉयकॉट एंड सेल्फ गवर्नमेंट डिमांड्स, और तीसरा है इट एंडेड विद द स्प्लिट बिटवीन द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, चलिए इसका जवाब आप लोग बताएंगे। 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास है कि सूरत सेशन जो था 1907 का भारतीय कांग्रेस का, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था उसमें क्या हुआ था। ठीक है, देखिए इसके जो स्टेटमेंट सही है वो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है कि पास द रिजोल्यूशंस ऑन स्वदेशी बॉयकॉट एंड सेल्फ गवर्नमेंट डिमांड्स। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए इससे पहले थोड़ा सा हम देखेंगे कि 1906 का जो सेशन हुआ था दैट वाज एट द कलकत्ता सेशन, उसमें क्या हुआ था, दैट वाज प्रिसाइडेड बाय दादा भाई नौरोजी। ठीक है, पहले आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए ये जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स है इनके बारे में। एक्सट्रीमिस्ट बेसिकली एक इस तरीके का ग्रुप है जो जिसमें है आपके, जिसको बड़ा फेमस बोला जाता है लाल बाल पाल। ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष, बेसिकली ये सारा का सारा जो ग्रुप है दैट वाज एक्सट्रीमिस्ट। और एक दूसरा ग्रुप है जो कि है मॉडरेट्स, उसमें आपके हैं दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, WC बनर्जी, ठीक है, आपके MG रनाडे उसमें हैं, आपके उसमें फिरोज शाह मेहता है, उसमें आपके गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ये सारे का सारा जो ग्रुप था दैट वाज दी मॉडरेट्स। ठीक है, इनको गरम दल नरम दल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जो बेसिकली दादा भाई नौरोजी थे जिन्होंने प्रिसाइड किया था कांग्रेस का कलकत्ता सेशन 1906 में, यानी कि किसके तरफ से थे ये, मॉडरेट्स। ठीक है, इसमें यहां पर क्या किया था, 4 कॉम्प्रोमाइज रिजोल्यूशंस ऑन स्वदेशी बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन एंड सेल्फ गवर्नमेंट डिमांड्स वर पास्ड। ठीक है, ये पास हो गई थी कलकत्ता सेशन में की बात है ये। ठीक है, इसके बाद जो एक्सट्रीमिस्ट थे जो मैंने आपको बताया लाल बाल पाल और अरबिंदो घोष, ये 1907 का सेशन चाहते थे कि नागपुर में होना चाहिए। ठीक है, और ये चाहते थे कि उसके जो प्रेसिडेंट होंगे वो या तो बाल गंगाधर तिलक हो या फिर लाला लाजपत राय हो। ठीक है, और इन्होंने फिर से ये बात करी कि जो स्वदेशी बॉयकॉट और नेशनल एजुकेशन रिजोल्यूशन है इनको लेकर इन्होंने बात करी, लेकिन जो आपके मॉडरेट्स थे वो चाहते थे कि सेशन कहां पर हो, सूरत में हो। ठीक है, वो क्यों चाहते थे ऐसा, वो इसलिए चाहते थे ताकि तिलक जो है उसके प्रेसिडेंट ना बन पाए, और क्योंकि रूल ये था कि जिसके भी गृह राज्य में अगर कोई मीटिंग हो रही है, सेशन हो रहा है, तो अब जिसका भी वो गृह राज्य है वो उसका प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। ठीक है, और सूरत उस समय जो था वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता था, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी बेसिकली जो तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, उनकी होम प्रेसिडेंसी थी। तो वो इसलिए चाहते थे कि सूरत में सेशन कराया जाए ताकि बाल गंगाधर तिलक जो है वो उसके प्रेसिडेंट ना बन पाए। ठीक है, इसलिए वो चाहते थे कि रास बिहारी घोष जो है वो उसके प्रेसिडेंट बने, और ये सारा का सारा जो रिजोल्यूशन चल रहा था ऑन दी स्वदेशी बॉयकॉट एंड नेशनल एजुकेशन, इसको ड्रॉप कर दिया जाए। तो ये चीज हुई। ठीक है, रास बिहारी घोष जो थे वो इसके प्रेसिडेंट बने, सूरत में ही ये जो अगला सेशन था ये हुआ। ठीक है, इसके बाद क्या था, द एक्सट्रीमिस्ट वांटेड टू एक्सटेंड, एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे कि जो स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट है उसको बंगाल से निकाल के, मतलब बंगाल के साथ साथ पूरे के पूरे देश में इसको फैला दिया जाए। ठीक है, लेकिन मॉडरेट्स ऐसा नहीं चाहते थे। मॉडरेट्स चाहते थे कि इस बॉयकॉट पार्ट को, जो मूवमेंट है, जो बॉयकॉट पार्ट है, उसको बेसिकली बंगाल तक ही सीमित रखा जाए। ठीक है, एंड वर टोटली अपोज टू द एक्सटेंशन टू द गवर्नमेंट, कि इसको पूरे के पूरे गवर्नमेंट में फैलाया जाए, वो इसके पक्ष में नहीं थे। ठीक है, तो इन एग्रीमेंट्स के बेसिस पर क्या हुआ कि देयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो 2 पार्ट में बढ़ गई, ड्यू टू मतलब एक्सट्रीम मॉडरेट वाला पार्ट और एक्सट्रीमिस्ट वाला पार्ट। ठीक है, और इसी स्पेसिफिक इवेंट को, ये जो बड़ा फेमस इवेंट है, इसको बोला जाता है सूरत स्प्लिट, और ये हुआ है 1907 में। ठीक है, आपको थोड़ा सा इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फेज है वो थोड़ा सा पता होना चाहिए। 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी तब से लेकर 1905 तक का जो फेज है वो आपका फेज रहा है मॉडरेट्स का फेज। ठीक है, उसके बाद 1905 से लेकर 1919 तक जो फेज रहा है वो रहा है एक्सट्रीमिस्ट फेज, और इसके बाद 1919 से लेकर जब तक देश आजाद होता है 1947 तक ये रहा है गांधीयन फेज, यानी कि गांधीयन एरा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फेज के बारे में आपको आइडिया यहां पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बोथ साइड्स अडॉप्टेड रिजिड पोजीशंस, और बेसिकली उनके बीच में कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने का कोई चांस जो था वो था ही नहीं। ठीक है, तो द स्प्लिट बिकेम इनएविटेबल, कि वो होना ही होना है, एंड द कांग्रेस वाज नाउ डोमिनेटेड बाय द मॉडरेट्स हु लॉस्ट नो टाइम इन रिइटरेटिंग कांग्रेस कमिटमेंट टू द गोल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर एंड द यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स ओनली टू अचीव दिस गोल। तो मॉडरेट्स ने ये सारी बातें कही, और उसके बाद बेसिकली क्या था कि ये जो चीज थी, सूरत स्प्लिट जो है वो हुआ। ठीक है, चलिए, तो वो जो रिजोल्यूशन था बेसिकली स्वदेशी मूवमेंट एंड बॉयकॉट मूवमेंट वाला, वो रिजोल्यूशन पास जो था वो नहीं हो पाया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गांधी इरविन पैक्ट।
ठीक है, बड़ा फेमस पैक्ट है गांधी इरविन पैक्ट। इसको लेकर स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है इट इंक्लूडेड द इमीडिएट रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जितने भी राजनीतिक प्रिजनर्स थे उन सबको रिलीज करना था इसमें, यह पहला दिया गया है, और वो भी इमीडिएट रिलीज है, ठीक है, यानी कि तत्काल प्रभाव से। दूसरा दिया गया है कि एज पर द पैक्ट द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड द राइट टू पीसफुल एंड नॉन एग्रेसिव पिकेटिंग, ठीक है, कि शांतिपूर्ण तरीके से और अहिंसक तरीके से अगर आप धरना देना चाहते हैं तो वो गवर्नमेंट ने उसको मान्यता दे रखी है, ठीक है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट दोनों में से सही है आपको यह बताना है गांधी इरविन पैक्ट को लेकर, ठीक है। गांधी जी और जो लॉर्ड इरविन थे उनके बीच में यह साइन हुआ था, ठीक है। तो देखिए सही जवाब इसका है ओनली स्टेटमेंट 2। क्यों पहला वाला स्टेटमेंट इसलिए सही नहीं है, ये इस वर्ड की वजह से, ये ऑल पॉलिटिकल लीडर्स या ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स के इमीडिएट रिलीज की बात यहां पर नहीं कही गई थी, ठीक है। आइए देखते हैं इसके बारे में। ऑन 25 जनवरी 1931 दी वाइसरॉय, ये वाइसरॉय कौन है, लॉर्ड इरविन, ठीक है, अनाउंस्ड दी अनकंडीशनल रिलीज ऑफ गांधी जी एंड ऑल दी अदर मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमिटी, ठीक है, द फोर्टनाइट लॉन्ग, यानी कि ये 15 दिन का डिस्कशन हुआ था जो खत्म हुआ है 5 मार्च 1931 को इन दी गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। द पैक्ट वॉज साइंड बाय गांधी जी ऑन बिहाफ ऑफ द कांग्रेस एंड बाय लॉर्ड इरविन ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट इंक्लूडेड द इमीडिएट रिलीज ऑफ ओनली द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ये आपको ध्यान रखना है, ओनली द पॉलिटिकल प्रिजनर्स हु आर नॉट कन्विक्टेड फॉर वायलेंस, जो हिंसा के मामलों में शामिल नहीं थे, सिर्फ उनको छोड़ने की बात की गई है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि द रेमिशन ऑफ ऑल फाइन्स नॉट येट कलेक्टेड, जो फाइन्स अभी तक कलेक्ट नहीं किए गए हैं उनको माफ कर दिया जाएगा। रिटर्न्स ऑफ द कन्फिस्केटेड लैंड्स, जितनी भी लैंड्स जो है जिस पर कब्जा किया गया था सरकार द्वारा वो वापस कर दी जाएगी, ठीक है। एंड द लीनियंट ट्रीटमेंट ऑफ फॉर दोज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हु हैड रिजाइन, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने जो रिजाइन किया था, क्योंकि मैं फिर से आपको यहां पर याद दिला रहा हूं 1930 का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, उस सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के बाद बेसिकली कुछ लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने क्या किया था कि अंग्रेजी सरकार में जो वो नौकरियां करा करते थे उसको छोड़ दिया था, ठीक है, उसे रिजाइन कर दिया था। तो उनके बारे में ये बात कही गई कि जो लोगों ने रिजाइन कर दिया था वो वापस से नौकरी जो है वो ज्वाइन कर सकते थे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर गांधी इरविन पैक्ट में क्या क्या प्रोविजंस थे वो, ठीक है। और गवर्नमेंट ने ये भी बोला ऑल्सो कंसिडर्ड द राइट टू मेक सेल्फ सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट जो है वो बनाया जा सकता था टू विलेजेस अलोंग द कोस्ट एंड ऑल्सो द राइट टू पीसफुल एंड नॉन एग्रेसिव पिकेटिंग, यानी कि पीसफुल शांतिपूर्वक तरीके से और अहिंसक तरीके से जो धरना प्रदर्शन है वो किया जा सकता है, ठीक है। और कांग्रेस ने इसके बदले में क्या किया, कांग्रेस ने इसके बदले में डिसकंटिन्यू किया अपना जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसको कांग्रेस ने डिसकंटिन्यू किया। तो गांधी इरविन पैक्ट इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिन का चौथा क्वेश्चन क्या है, Which of the following were the features of Indian Councils Act 1909? 1909 1909 का जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट था, भारतीय परिषद कानून, उसके तहत क्या उसके फीचर्स थे, क्या उसकी विशेषताएं थी, ये आपको बताना है, ठीक है। पहला दिया गया है इट इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है। जो प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी वहां पर क्या किया गया है, वहां पर नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, सिर्फ ध्यान रखिएगा इलेक्टेड मेंबर्स की बात हो रही है, ठीक है, जिन लोगों को चुना जाता है, इलेक्शन होता है, उनकी संख्या को बढ़ाया गया है, पहली चीज। दूसरा है इट इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, सेपरेट इलेक्टोरेट यहां से इंट्रोड्यूस किया गया है। और दूसरा दिया गया है इट परमिटेड वोटिंग ऑन सेपरेट बजट आइटम्स एज वेल एज ऑन द बजट एज अ होल, यानी कि बजट के जो सेपरेट आइटम्स है उन पर वोटिंग की जा सकती है और पूरे के पूरे बजट पे वोटिंग की जा सकती है। इसका अधिकार जो है वो इंडियंस को मिला है इस एक्ट के तहत, ठीक है। तो बताना है आपको कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास। बात कर रहे हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, ठीक है, यानी कि भारतीय जो आपका भारतीय परिषद कानून था 1909 का, उसको लेकर, ठीक है। देखिए सी इसका सही जवाब है, दैट इज 1 और 2। ये तीसरा वाला जो है वो गलत है और ये आधे की वजह से गलत हुआ है, ठीक है। यहां तक ये स्टेटमेंट जो है वो सही है कि परमिटेड वोटिंग ऑन सेपरेट बजट आइटम्स, लेकिन ये बजट ऑन अ होल पर वोटिंग जो है ये वाला सेक्शन इसका गलत है। तो आप देख सकते हैं कि यूपीएससी में क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से भी पूछे जाते हैं कि अगर आप इस स्टेटमेंट को माने, देखिए मैं आपको समझाऊं, एक स्टेटमेंट ये है पूरी, दूसरी स्टेटमेंट ये है पूरी, और ये तीसरी स्टेटमेंट जो है इसमें दो पार्ट है, ठीक है। एक आधी ये है सेपरेट बजट आइटम और दूसरा ये है बजट एज अ होल। अब अगर आप देखें तो 2.5 स्टेटमेंट सही है, अगर मैं कहूं तो 3 में से 2.5 स्टेटमेंट सही है, ये आधी स्टेटमेंट गलत होने की वजह से आपका ऑप्शन जो है वो बदल जाएगा। अगर ये पूरी स्टेटमेंट सही होती तो आपका ऑप्शन डी होता। अब ये आधी स्टेटमेंट जो यहां पर गलत है उसकी वजह से आपका ऑप्शन जो है वो आंसर जो है वो सी होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस
जब भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो एक एक पॉइंट में बड़े ध्यान से, एक एक जो आपको ऑप्शन दिया जाता है, स्टेटमेंट दी जाती है 1 2 3, उसमें बड़े ध्यान से पढ़ें कि पूरा का पूरा चीज जो है वो सही है या नहीं है, या उसमें एक ही चीज लिखी गई है या दो चीजें लिखी गई। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं इनमें दो चीजें लिखी गई थी इस लाइन में, ठीक है। सेपरेट बजट आइटम अलग था और बजट एज अ होल जो है वो अलग था, ठीक है। तो ये चीजों का ध्यान रखेंगे। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए द वाइसरॉय, उस समय जो वाइसरॉय थे दैट वाज लॉर्ड मिंटो, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ठीक है, यानी कि जो सचिव थे वो कौन थे, जॉन मॉर्ले। इन्होंने क्या किया, एग्रीड दैट सम रिफॉर्म्स वर ड्यू सो एज टू प्लेसेट द मॉडरेट्स एज वेल एज द मुस्लिम्स, ठीक है। क्योंकि मुस्लिम्स जो यहां पर मुस्लिम्स थे और जो मॉडरेट्स थे, क्योंकि मॉडरेट्स आपको पता है 1909 चल रहा है अभी, और 1907 में ही कांग्रेस में सूरत स्प्लिट हुआ है, ठीक है। तो इनको मनाने के लिए बेसिकली क्या किया गया कि कुछ रिफॉर्म्स लाने की बात की गई। दे वर्कड आउट अ सेट ऑफ मेजर्स दैट केम टू बी नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है, एंड दैट ट्रांसलेटेड इनटू द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। तो 1909 का जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट है उसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स या मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। The Indian Councils Act of 1909 increased the number of elected members. Elected members की संख्या को बढ़ाया गया है Imperial Legislative Council में भी और Provincial Legislative Councils में भी, ठीक है। लेकिन बात यह है कि मोस्ट ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स जो थे अभी भी उनका इलेक्शन इनडायरेक्ट तरीके से ही होता है, डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन यहां पर नहीं था, ठीक है। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को आप मान सकते हैं जो आज की डेट में हमारी पार्लियामेंट है वो, ठीक है, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब जो हर प्रांत में हुआ करती थी वो, ठीक है। देखिए अब जो टोटल मेंबर्स थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के 68, उनमें से 36 मेंबर्स जो थे वो ऑफिशियल्स थे, ठीक है। 5 मेंबर जो थे वो नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल्स थे। उसमें से जो बाकी 27 बचते हैं उनमें से 6 जो थे दे वर इलेक्टेड बाय द बिग लैंडलॉर्ड्स एंड 2 वर बाय द ब्रिटिश कैपिटलिस्ट, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि संख्या बढ़ाई गई है, लेकिन इलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो अभी भी क्या है, इनडायरेक्ट ही है, ठीक है। इसके बाद आगे इसमें है द एक्ट परमिटेड मेंबर्स टू इंट्रोड्यूस रिजोल्यूशंस, कि वो लोग रिजोल्यूशंस को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड ऑल्सो इंक्रीज देयर पावर टू आस्क क्वेश्चंस, वो सवाल भी पूछ सकते हैं। वोटिंग ऑन सेपरेट बजट आइटम्स वाज अलाउड दो द बजट एज अ होल कुड नॉट बी वोटेड अपॉन, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूं कि सेपरेट बजट आइटम्स पे वोटिंग की जा सकती है, वो अलाउ कर दिया गया था, लेकिन पूरे के पूरे बजट पे वोटिंग करने का अधिकार जो है वो अभी भी नहीं था, ठीक है। and introduced the system of separate electorates under which Muslims could only vote for Muslim candidates in constituencies especially reserved for them, ठीक है। यानी कि जो इनके लिए constituencies जो रिजर्व थी वहां पर मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट जो था उसको इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि मुस्लिम्स जो प्रत्याशी हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट दे सकते हैं, ठीक है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम यहां से स्टार्ट हुआ है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि 1909 में जो सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के लिए लागू होता है, ठीक है। आगे जाके आप पढ़ेंगे कि 1919 का जो आपका मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स थे, ठीक है, वहां पर बेसिकली इसको औरों के लिए यानी कि एंग्लो इंडियंस के लिए, सिख्स के लिए, वहां की माइनॉरिटीज के लिए भी इसको बढ़ाया गया है, लेकिन यहां पर जो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है 1909 में वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन भी आप समझ गए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिन का क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। यहां पर 4 लीडर्स के नाम दिए गए हैं, एम.एन. रॉय, आचार्य नारायण देव, जयप्रकाश नारायण और मीनू मसानी, ठीक है। इनके बारे में क्या पूछा गया है कि हु अमंग द लीडर्स मेंशन्ड अबव वर द फाउंडर्स ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर्स कौन थे इनमें से, इन चारों में से, ठीक है। जवाब देना है आपको, 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास रहेगा। नाम ध्यान रखिएगा, एम.एन. रॉय, आचार्य नरेंद्र देव है ये, जयप्रकाश नारायण और मीनू मसानी, ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं। इसका जवाब जो सही है दैट इज ऑप्शन बी, यानी कि जो एम.एन. रॉय है वो इसमें इसके फाउंडर नहीं थे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं इसके बारे में। द मूव टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ अ सोशलिस्ट पार्टी वाज मेड इन जेल्स ड्यूरिंग 1930-31 एंड 32-34 बाय अ ग्रुप ऑफ यंग कांग्रेसमैन, ठीक है, who were disenchanted with Gandhian strategy and leadership and attracted by the social ideology। तो ये कुछ ऐसे बेसिकली कांग्रेस के युवा नेता थे, ठीक है, जो गांधीयन स्ट्रेटेजी से ज्यादा खुश नहीं थे, ठीक है, और ये लोग बेसिकली जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी होती है, ठीक है, जो आपकी समाजवादी विचारधारा है उससे ये लोग अट्रैक्टेड थे। तो इन्होंने क्या करा, मैनी ऑफ देम वर एक्टिव इन द यूथ मूवमेंट इन द लेट 1920s। इन्होंने क्या करा कि जेल में बैठ के मार्क्स को पढ़ना शुरू किया, ठीक है, मार्क्स को पढ़ना शुरू किया और उससे ये अट्रैक्ट हुए, ठीक है, अट्रैक्टेड बाय द मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म एंड सोवियत यूनियन। दे डिड नॉट फाइंड देमसेल्व्स इन एग्रीमेंट विद द प्रेवलेंट
पॉलिटिकल लाइन ऑफ द सीपीआई, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके इन लाइन इनको अपनी विचारधारा नहीं लगी। तो मैनी ऑफ देम वर ग्रुपिंग टुवर्ड्स एन अल्टरनेटिव, ये बेसिकली एक अल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे, एक विकल्प की तलाश कर रहे थे। तो अल्टीमेटली दे केम टुगेदर एंड फॉर्म्ड द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एट बॉम्बे इन 1934। अक्टूबर 1934 में इन्होंने बॉम्बे में एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, या मैं कहूं कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया। और किसकी लीडरशिप के अंडर में किया है? देखिए, अंडर द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसमें एमएन रॉय का नाम जो है वो नहीं है। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस का डिस्कशन। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। और जो लोग इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो लोग यहाँ पर नए हैं वो भी देख सकते हैं कि अब हमारा कोर्स जो है वो एंड की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर इसमें अभी तक बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, या मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट सारे के सारे सब्जेक्ट्स हमने इसमें अभी तक कवर किए हैं। ठीक है, और अब हम कुछ आने वाले दिनों में, जो मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री का कल हम लास्ट पार्ट रखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का, और उसके बाद जो हमारे पास 8 दिन इस कोर्स के बच रहे हैं उसमें हम लोग सीसेट कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि सीसेट की भी डिमांड आप लोगों की तरफ से ज़्यादा है, तो सीसेट को हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे 8 दिनों में, उससे वो भी आप लोगों का जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अपना कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है, कोई फीडबैक आप हमें देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का यूज़ आप लोग कर सकते हैं। कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए, वो भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, वहाँ पर भी हम आपको चीज़ें देंगे। और उसके बाद अगर आप हमसे कोई और बात शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, कोई और चीज़ आप हमसे कहना चाहते हैं, तो वो हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी आप हमसे कह सकते हैं, दैट इज़ okul.co@gmail.com पर। और थोड़ा सा बात कंट्रीब्यूट की, कि प्लीज़ कंट्रीब्यूट अपना जो है वो ज़रूर करें। ठीक है, जितना भी हो सकता है अपने एंड से कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि चीज़ें आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नए नए कोर्सेज आ रहे हैं, और वो जो नए कोर्सेज आए हुए हैं जो कि आपके इंडियन पॉलिटी के ऊपर है, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर है, ये 2 नए कोर्सेज आप लोगों के लिए आ चुके हैं। तो इनके बारे में अगर आपने जो वीडियो है, जो कोर्स का ओवरव्यू वीडियो है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, और यहाँ पर इस वीडियो के सजेशंस में भी उसका जो एंड स्क्रीन में जो कार्ड्स होते हैं उसमें भी उसका सजेशन दिया गया, वहां पर से आप उसको देख सकते हैं। और दूसरी चीज एक और है कि आज सुबह एक वीडियो और आया था टाइम मैनेजमेंट को लेकर, कि किस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। संडे स्पेशल हमारा वो वीडियो था, तो वो वीडियो भी अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है तो आप देखिए। उसमें भी कुछ ऐसी बातें आप लोगों को बताई गई हैं जिनको अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं, अपने लाइफ में अमल पे लाते हैं, तो काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल के क्वेश्चंस के साथ, फिर से नए 5 क्वेश्चंस लेके मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे कल को हम एंड पार्ट में। ठीक है, चलिए तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।